Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter The Making of the Regional Culture. And under this chapter, we have discussed about the language. You know, in the beginning, we have discussed about the language, how this Malayalam language developed. Then we have discussed about what role is played by the religious tradition in the development of culture. Then we see that this tradition of heroism, which was adopted by the Rajputs and their wives also, and then we have discussed about the story of Kathak, which it is also one of the most important element of culture. And now today we will discuss about the paintings of for patrons, the tradition of miniature. So this tradition developed in different ways. This is known as miniature पेंटिंग मिनिएचर मतलब बहुत ही छोटा है ना मिनिएचर मिनी मिनी का मतलब क्या होता है छोटा तो बहुत ही जो स्मॉल छोटे साइज़ के जो पेंटिंग्स होते हैं अ, सारी कुछ चीज़ें बनी हुई हैं बहुत ही स्मॉल उनका जो डायमेंशंस है वो बहुत स्मॉल होता है so these are small sized paintings and these are done in watercolor and these are done on cloth or paper है ना वाटर कलर से किया जाता है या तो क्लोथ पे या पेपर पे ठीक है एंड वी सी दैट स्टार्टिंग में जो मिनिएचर पेंटिंग्स होते थे वो पाम लीव्स पे या वुड पे होते थे बाद में ये क्लोथ या पेपर पे होने लगा और इसमें से कुछ जो बहुत ही ब्यूटीफुल है वो वेस्टर्न इंडिया में हमें मिलते हैं जिसमें कि जैनास के टेक्स्ट को इलस्ट्रेट किया गया है थ्रू दीज मिनिएचर पेंटिंग है ना जैनास का जो टेक्स्ट है जो उनके बुक्स हैं उसका इलस्ट्रेशन हुआ है थ्रू मिनिएचर पेंटिंग इसी तरह से मुगल जो एम्परर्स थे लाइक अकबर जहांगीर शाहजहां इन्होंने भी क्या किया कि जो हाईली स्किल्ड पेंटर्स थे उनको उन्होंने पैट्रोनेज दिया पैट्रोनेज मतलब उनको उन्होंने अपने कोर्ट में रखा हर तरह की फैसिलिटीज़ दी एनकरेजमेंट किया सो दे आर कॉल्ड दीज मुगल एम्परर्स वर पैट्रन्स पैट्रन्स जो आपको हर तरह की प्रोटेक्शन दे रहा है एनकरेजमेंट दे रहा है रिसोर्सेज दे रहा है उसी को हम पेट्रन कहते हैं तो जो मुगल एम्परर्स थे उन्होंने बहुत सारे पेंटर्स को अपने कोर्ट में रखा और उन्हें काफ़ी एनकरेज किया है ना एंड दीज पेंटर्स दे इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स in which this historical accounts and poetry were contained. तो उस तरह के जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे उसको उन्होंने पेंट करके इलस्ट्रेट किया दिखाया और ये जो पेंटिंग होती थी ये ब्रिलियंट कलर्स में होती थी और इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती थी लाइक कोर्ट का सीन जो राजा का कोर्ट है ना उसकी सीन या फिर बैटल का सीन जो बैटल हो रहा है उसमें राजा किंग इज फाइटिंग ब्रेवली वो दिखाया जाता था या फिर हंटिंग के भी सीन्स होते थे जैसे किंग्स जो थे वो हंटिंग पे जाते थे तो उसमें भी उनकी ब्रेवरी पता चलती थी है ना और सोशल लाइफ के कुछ अदर एस्पेक्ट्स भी दिखाए जाते थे है ना सो इस तरह से ये पेंटिंग्स होते थे जिनको हम मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं और कई बार एज अ गिफ्ट ये पेंटिंग दिए जाते थे एंड और ये सबके रीच में नहीं था ओनली जो एम्परर होते थे और जो उनके क्लोज एसोसिएट्स होते थे उनके ही ये रीच में हुआ करता था ठीक है सो ड्यूरिंग द मुगल पीरियड जब तक मुगल पीरियड पावरफुल रहा जो मुगल किंग्स थे दे गेव पैट्रोनेज टू द painters who were very much skilled in doing these miniature paintings. But what happened that Mughal Empire started to decline, है ना? मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि जो बहुत सारे पेंटर्स थे जिनको कि मुगल एम्पायर ने पैट्रोनेज दे रखा था वो यहाँ से they have to move out because now the Mughal emperor was becoming weak है ना तो जो पेंटर्स थे वो
उन रीजनल स्टेट्स के कोर्ट में चले जाते हैं। जैसे हमने देखा था ना कि मुगल पावर जब वीक पड़ने लगता है तो अदर जो रीजनल पावर्स है वो स्ट्रांग हो जाते हैं, लाइक हमने देखा बंगाल, हैदराबाद, अवध, है ना। सो यही हुआ। देन राजपूताना, दे ऑल स्टार्टेड टू बिकम पावरफुल विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्परर। तो जो जो पेंटर्स अभी तक मुगल एम्परर के पैट्रोनेज में थे, अब वो उनके कोर्ट को छोड़ करके रीजनल स्टेट्स में चले जाते हैं। और अब यहाँ पर क्या होता है कि मिक्सिंग हो जाता है। एक तरफ क्या है, मुगल मुगल की आर्टिस्टिक टेस्ट, जो कि इन पेंटर्स को पता था, दे वर डूइंग अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द मुगल एम्परर। उनका जो आर्टिस्टिक टेस्ट था उसको वो फॉलो कर रहे थे। एंड नाउ दे आर इन द रीजनल कोर्ट्स ऑफ डेक्कन एंड राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो अब क्या हो रहा है, एक तरफ मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट और दूसरी तरफ ये रीजनल कोड्स, इन दोनों का फ्यूज़न जिसको हम कहते हैं, मिक्सिंग हो रहा है। पेंटिंग की जो टेस्ट है, स्टाइल है, उन सब का मिक्सिंग होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो एक तो कुछ उन्होंने अपने डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक को कायम रखा, कुछ नए चीज़ों को उन्होंने इंक्लूड किया, है ना। और इस तरह से बिल्कुल ही नई जो नई जो पेंटिंग की एक स्टाइल है वो स्टार्ट हो जाती है। और इस समय बहुत सारे पोर्ट्रेट्स बनते हैं रूलर्स के, है ना। एंड देन कोर्ट सीन्स भी बनते हैं, पोर्ट्रेट ऑफ रूलर्स, देन कोर्ट सीन्स। और इसके अलावा माइथोलॉजिकल थीम्स पे भी पेंटिंग हुई, गॉड और गॉडेसेस को दिखाया गया। और पोइट्रीज जो थी उसको भी, उसका भी इलस्ट्रेशन होता है थ्रू द पेंटिंग्स। और ये कहाँ पर होता है, लाइक मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, इन सब एरियाज में ये होता है। So we see that besides the regional courts of Deccan and Rajput courts of Rajasthan, there was another region which attracted the miniature painting, and it was the Himalayan foothills, which is around the modern day state of हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आज का जो हिमाचल प्रदेश है उसके जो चारों तरफ का एरिया है जिसको हम हिमालयन फूट हिल्स कहते हैं, तराई वाले एरिया, वहाँ पर भी मिनिएचर पेंटिंग काफ़ी पॉपुलर होता है। एंड वी फाइंड दैट लेट 17th सेंचुरी में ये जो रीज़न है इसमें एक बहुत ही बोल्ड और इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग स्टार्ट होती है जिसको हम भसोली कहते हैं। दिस इज कॉल्ड भसोली। ठीक है, Vasoli. Okay, this is bold and intense style of miniature painting. And the most popular text which was painted, illustrated, the text which was illustrated through this miniature painting was भानु दत्ता's रस मंजरी। भानु दत्ता ने जो रस मंजरी लिखा था उसको डिपिक्ट किया गया इस मिनिएचर पेंटिंग के थ्रू। And this was the time in 1739 when Nadir Shah invaded Delhi and he conquered Delhi. And because of this Nadir Shah attack, we find that so many Mughal artists they migrated to the hill because Nadir Shah attacked Delhi. So they migrated to हिल इन ऑर्डर टू escape द अनसर्टेनिटी ऑफ प्लेन्स। जो अटैक हुआ तो उनकी लाइफ काफ़ी अनसर्टेन हो गई। सो उस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए वो हिल्स की तरफ भागते हैं, माइग्रेट होते हैं, और वहाँ पर वो देखते हैं कि उनको फिर से पैटर्न्स मिल जाते हैं। In Himachal Pradesh also they found some patrons and then started this कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये जो हिमाचल में जो किंग्स थे उनके पैट्रनेज में एक नया मिनिएचर पेंटिंग की नई न्यू स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वाज स्टार्टेड and this is known as Kangra School of Painting. And we find that by mid 18th century, the Kangra artists developed a style which breathed a new spirit into miniature painting. एक बहुत कुछ नया वो करते हैं मिड 18th सेंचुरी जाते जाते। और इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रहा था,
वैष्णवाइट जो ट्रेडिशन था उससे इनको इंस्पिरेशन मिल रहा था, एंड दे वर यूजिंग सॉफ्ट कलर्स लाइक cool blues and greens, and uh, there was lyrical treatment of themes. So these are the distinguished features of Kangra painting. These soft colors, including cool blues and greens, and a lyrical treatment of themes. These are the features of Kangra painting. But here we see कि जो ordinary men and women थे, they were also painted. They painted on pots, they painted on walls, they painted on floors, clothes, etc. है ना? They have survived also, some of them, not all, but some of them survived also. But uh, all of them could not be survived because they were not preserved. They were made by the common people, so they were not given so much importance as the importance was given to the paintings which was done in the palaces by the important painters, miniature painters. Okay, and now we will have a close look of Bengal. ठीक है, बंगाल का को थोड़ा नज़दीक से देखेंगे, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कि कैसे वहाँ पर रीजनल लैंग्वेज का ग्रोथ होता है, हाउ द रीजनल लैंग्वेज वाज ग्रोन देयर, है ना? See, we many times we think that like in Bengal people use people speak Bengali language, है ना? Nowadays as at present हम यही जानते हैं कि बंगाल में जो लोग हैं वो बंगाली बोलते हैं, तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, वी अज्यूम दैट पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पोक बंगाली, हमेशा से वो ऐसे ही बंगाली बोलते आ रहे हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, है ना? लैंग्वेज जो होती है ना उसका इवोल्यूशन होता है, द लैंग्वेज इवॉल्व्स टाइम के साथ साथ, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि लैंग्वेज को इवॉल्व करता है, आगे बढ़ाता है ना? तो जो लैंग्वेज बंगाली की बात हम कर रहे हैं, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। इसकी अगर हम कहें पेरेंट लैंग्वेज कौन है, तो इसकी जो पेरेंट लैंग्वेज है वो संस्कृत है ना? क्योंकि अर्ली संस्कृत टेक्स्ट जो है उसमें हमें ये पता चलता है कि जो बंगाल के लोग थे, दे डिड नॉट स्पीक सांस्कृतिक लैंग्वेज, है ना? तो कैसे एक नए लैंग्वेज का इमर्जेंस होता है, हाउ अ न्यू लैंग्वेज इमर्ज्ड. So we find that from the 4th 3rd century BC, बिफोर क्राइस्ट एरा, जब हम बैक काउंटिंग करते हैं उस समय का बात है, 4th 3rd century BC में there was commercial relationship between Bengal and Magad. Magad was a very powerful kingdom at that time, है ना? तो बंगाल और मगध के बीच में क्या था, कमर्शियल रिलेशनशिप था 4th and 3rd century BCE में, है ना? और इससे हम क्या देखते हैं, बिकॉज ऑफ दिस commercial relationship between Bengal and Bihar, we find that there was increasing influence of Sanskrit in Bengal. बिहार के साथ रिलेशन के कारण जो बंगाल थी उसमें संस्कृत का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है. और जब 4th सेंचुरी आती है जिसमें कि गुप्ता रूलर्स उस समय बहुत ही पावरफुल थे, तो 4th सेंचुरी एडी में गुप्ता रूलर्स क्या करते हैं, दे एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल ओवर नॉर्थ बंगाल. बंगाल का जो नॉर्थ वाला पार्ट है उस पे उन्होंने अपनी 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 कंट्रोल इस्टेब्लिश कर ली, और फिर क्या किया, दे स्टार्टेड टू सेटल ब्राह्मणाज इन दिस एरिया. ये जो नॉर्थ बंगाल था इसमें ब्राह्मणाज को सेटल करने लगे. तो जब वहाँ पर ब्राह्मणाज बाहर से ला करके वहाँ पे सेट कर दिए गए, रख दिए गए, तो क्या हुआ कि देयर वॉज लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मिड गंगा वैली, बिकॉज दीज ब्राह्मणास दे बिलोंग टू मिड गंगा वैली ओनली. तो अब क्या हुआ कि जब ये ब्राह्मणास वहाँ पर नॉर्थ बंगाल में रहने लगे, तो उनके लैंग्वेज का, उनके कल्चर का जो इन्फ्लुएंस था वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है? और 7th सेंचुरी BC में, नॉट BC, 7th सेंचुरी AD जो है उसमें क्या होता है कि चाइनीज़ ट्रैवलर जुआन जैंग जो है वो आते हैं और उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, दैट Chinese traveler Zhuangzhang, he observed that languages related to Sanskrit were in use all over Bengal. पूरे बंगाल में
संस्कृत लैंग्वेज का इम्पैक्ट देखने को मिलता है. दैट इज बिकॉज ऑफ दीज ब्राह्मणस हु वर सेटल्ड बाय द गुप्ता रूलर, है ना. सो वी सी कि अगर आगे हम देखते हैं, ये तो हमने 4th सेंचुरी एडी की बात की, देन 7th सेंचुरी की. अब हम 8th सेंचुरी में देखते हैं क्या हुआ बंगाल में, व्हाट हैपेंड इन बंगाल इन द 8th सेंचुरी. सो नाउ बंगाल बिकेम द सेंटर ऑफ अ रीजनल किंगडम under the Palas. The Palas became very powerful in the 8th century. They established their rule over Bengal. And then we find that from 14th to 16th century, Bengal was ruled by sultans. सुल्तान्स जो कि आपने पढ़ा है, जिन्होंने जो दिल्ली पे रूल कर रहे थे, है ना. तुर्क अफगान जो थे, जो दिल्ली पे रूल कर रहे थे, दीज सुल्तान स्टार्टेड टू रूल in Bengal also between the 14th and 16th centuries. Okay, and in 1586 अकबर conquered बंगाल. 1586 में अकबर जो मुगल रूलर था, उन्हें बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया. एंड देन ही फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सूबा. इट फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सूबा. जो बंगाल सूबा था वो एकदम प्रोमिनेंट उसको प्लेस दिया अकबर ने, है ना. एंड here we find at this time when Akbar conquered Bengal and a prominent place was given to Bengal, we find that Persian was the language of administration at that time because of impact of Mughals, है ना. So Persian was the language of administration, and uh, slowly we find that Bengali developed as a regional language, है ना. सो वी कैन से कि जो बंगाली लैंग्वेज आज जिस फॉर्म में हमें दिखता है, उस पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है वो संस्कृत का हुआ. देन पर्सियन भी उसको इम्पैक्ट डाल रहा था. और आगे हम देखते हैं कि बंगाली जो ग्रुप थी, है ना. By the 15th century, the Bengali group of dialects came to be united by a common literary language on the spoken language of the western part of the region. ठीक है. अब इसमें आपको सबसे पहले जो समझना है वो डायलेक्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायलेक्ट? डायलेक्ट इज फॉर्मल लैंग्वेज को हम डायलेक्ट नहीं कहते हैं. डायलेक्ट इज विदाउट ग्रामर के रूल्स को फॉलो किए हुए जो बोली बोली जाती है लोकल में, लोकली जो हम बोली बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डायलेक्ट. ठीक है. सो ऐसे बहुत सारे डायलेक्ट्स जो थे वो चल रहे थे. बंगालीज के डायलेक्ट बोली, दैट वाज नॉट लैंग्वेज, डायलेक्ट. And now these various Bengali group of dialects, they came to be united. उनको unite किया जाने लगा by a common literary language. एक common literary language में उसको यूनाइट किया जाने लगा, क्योंकि यहाँ पर आप समझ में जाइए कि डायलेक्ट्स जो होते हैं उसमें लैंग्वेज में वो लैंग्वेज नहीं है ना, और उसमें लिटरेचर नहीं लिखा जाता है. तो जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बंगाल में डिफरेंट डायलेक्ट्स बोले जा रहे थे, उन सबको यूनाइट किया गया बाय अ कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज. एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें कि लिटरेचर लिखा जा सकता था. और ये जो कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज है, इट वाज बेस्ड ऑन द language which was spoken in the western part of the region, that is West Bengal. तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन में जो बोली जा जो जो लैंग्वेज बोला जाता था, उसी में इन सारे डायलेक्ट्स को इंक्लूड कर लिया गया, है ना. सो ये सारे इम्पैक्ट हमें बंगाली, इस तरह से बंगाली लैंग्वेज का ग्रोथ होता है. बंगाली जो है उस पर हमें संस्कृत का इम्पैक्ट देखने को मिलता है ना. देन बहुत सारे नॉन संस्कृत वर्ड्स भी इसमें हैं. कई सारे ट्राइबल लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, पर्सियन है, यूरोपियन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, और इन सब से मिल करके आज का जो हमारा मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज है उसका फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है. तो इस तरह से एक लैंग्वेज बनती है. और वन मोर थिंग दैट दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज इज ऑलवेज गोइंग ऑन, इट नेवर स्टॉप्स, है ना. कभी भी नहीं रुकता, ये हमेशा चलता रहता है. सो
we will continue with this in the next class.